बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, देखा कि पिछले दिनों दरियाए सतलुज के इर्द गिर्द जितनी आबादियां थी वो सैलाब की नजर हो गई। भारत ने हमेशा सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमेशा ही भारत की तरफ से आबी जारियत किसी न किसी तरीके से, कभी पानी रोक के जो है वो जारियत जारी रही, कभी जब उस तरफ बारिशें ज्यादा होती है, सैलाब आता है तो पानी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा वो खोल देने से स्पेल जो है तो यहाँ पे भी सैलाब आ जाता है, जारियत जारी रहती है। इसी तरह दरियाए सतलुज जो है उसमें पिछले दिनों इंडिया ने पानी जो है उसको छोड़ दिया, जिससे वहां पे सैकड़ों देहात कसूर से लेके बहावलनगर आगे क्रॉस कर जाए तो जितने भी दरिया के राइट लेफ्ट में देहात थे, जितनी जमीनें थी वो जमीनें बंजर हो गई। कुछ ऐसे देहात हैं जो सफा हस्ती से मिट गए, कुछ जो है वहां से घर से बेघर लोग हो गए, जानवर जो है वो पानी के अंदर बह गए, कुछ जानवर जो है भूख प्यास से मर गए, कुछ इंसान जो है वो करीबुल मर्ग हो गए, जो है उनको ना वहां पे उनकी कोई मेडिसिन है, ना उनके लिए खुराक के लिए कोई बंदोबस्त है, ना वो जानवर जो है उनके लिए चारे के लिए कोई बंदोबस्त है, ना कोई वैक्सीनेशन है, ना वहां पे खुराक पहुंचाने वाला कोई है, कोई मतलब वहां पे कोई उनका पुरसानी हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो जिस हद तक अपने वसाइल में रहते हुए वो उन तक इमदाद पहुंचा सकती थी पहुंचाई है। लेकिन मेरा सवाल है हुकूमत वक्त से और पिछली हुकूमतों से भी कि हम जो है जब पानी ज्यादा होता है तो इंडिया हमारी तरफ पानी ज्यादा छोड़ देता है तो सैलाब आ जाता है, जब पानी की किल्लत होती है तो पानी रोक लेता है तो यहाँ पे जो है लोग जो है पानी की बूंद बूंद से तरस जाते हैं। और जितने दरिया के किनारे लोग बैठे हुए हैं वो देखते हैं कि पानी कहाँ से है, अपनी फसलें जो है उनको आबाद करें, गैर आबाद जमीनें हो जाती हैं। हमारी कहीं ना कहीं तो नालायकी या नाअहली है। अगर यही डैम्स बनाए होते, ये पानी जब आता है ये हमारे लिए बासे जहमत नहीं बासे रहमत पानी होता। ये अल्लाह की कुदरत से जो बारिशें होती हैं तो ये बारिशें जो है रहमत होती है अल्लाह की। हमारे हुक्मरानों ने इसको हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बना दिया। तो पता नहीं कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा। मैं पहले भी बात की पिछले दिनों भी कि ये डैम्स जो बने ये एक डिक्टेटर के दौर में बने। हम तनकीद तो कर देते हैं, सियासतदान जो है हमारे भाई हैं, हम भी उनमें से हैं, हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, हम ये ख्वाहिशमंद भी हैं कि यहाँ पे हमेशा जमहूरियत जो है वो रहे। लेकिन जमहूरी जमातों ने क्या किया यहाँ पे? क्या पाकिस्तान के लिए क्या किया? डैम्स बनाए? क्या ये जो अभी दरियाए सतलुज के राइट लेफ्ट में जो वहां पे हो रहा है वो कहीं जाके कभी देखा है इन्होंने कि वहां पे क्या हो रहा है? क्या लोग वो बेचारे ऐसे भी हैं जो बगैर कुछ खाए पिए जो है वहां पे जो है सो जाते हैं? तो ऐसे में वहां पे कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह की तरफ से फरिश्ते, मतलब मैं अगर ये कहूं कि जिला कसूर और उकाड़ा की इस बाउंड्री के ऊपर सतलुज के ऊपर अगर अब्दुस्तार ईदी तो वो गलत नहीं होगा। सरदार जहांगीर शरीफ जब कोरोना आया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के, लोग कोरोना से डर रहे थे, घरों में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बेलॉस बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद से, सिर्फ एक ही मकसद था कि इंसानियत की खिदमत करनी है, अल्लाह के लिए काम करना है, लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। इसके अलावा अब सैलाब आया है तो उन इलाकों में जहां पे लोग रेस्क्यू टीमें नहीं जा सकती वहां पे वो जाके लोगों को वहां पे जो है खुराक पहुंचाई, लोगों को मेडिसिन पहुंचाई, वहां पे कुछ खाने के लिए जानवरों के लिए कुछ ना कुछ वो लेके गए। बल्कि पिछले दिनों मैंने इसी वजह से उनको मदऊ किया कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि उनकी कश्ती जो है वो दरिया के दरमियान में फंस गई, तो वो अल्लाह की तरफ से जो है उनका नंबर चल रहा था, उन्होंने सपोर्ट मांगी, कई घंटों के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में वहां पर रहे, लेकिन जिसका मकसद नेक हो, जिसका मकसद अल्लाह की रजा के लिए हो, उसको कौन मार सकता है? उसका किरदार भी जिंदा रहता है। फिर अल्लाह ने उनको बचाना था, अल्लाह ने बचाया, वो कैसे बचाया वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उस एरिया की, जिस एरिया में उनकी कश्ती फंसी, जिस एरिया में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेरे मेहमान जो है उनसे बुलवाएंगे। सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। जी, पंजाब के जिला कसूर और जिला उकाड़ा में दरियाए सतलज के किनारे मकीनों के लिए रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ईदी सरदार जहांगीर शरीफ की जानिब से दर्जनों देहातों को रेस्क्यू करने और इमदाद फराहम करने का सिलसिला भी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला और इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सरदार जहांगीर शरीफ की जानिब से बेसू के हठाड़, बुरशबाज के रुपाल, बैनी कुतुबुद्दीन, बैनी हाजी सजवारा, हाजी रुकने की, बैनी सरदार मुख्तार, नथल की चौकी, शाम की चौकी, रंगेवाला, परचौकी, कायम शाह वाला,
लोले, पाड़ी संसवारी और बोदा सिंह समेत दर्जनों देहातों की राशन की तकसीम और जरूरियात जिंदगी पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ जानवरों का चारा भी पहुंचाया जा रहा है। जिला कसूर और जिला उकाड़ा के इलाके के अब्दुस्तार ईदी मतलब सरदार जंगीर शरीफ के बारे में और उस एरिया के बारे में आपने किन किन इलाकों में उन्होंने काम किया और रिपोर्ट जानी, तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज कोई नहीं है, जिसका प्रॉपर यही है कि उसको साथ साथ वो ट्रीट करते रहे तो वो जिंदा रहता है। तो कंगनपुर के एरिया में थैलेसीमिया के अमराज में इजाफा हो रहा था, बच्चों के अंदर ये मर्ज बढ़ रही थी। लाहौर के अलावा वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो इस जो फरिश्ता नुमा इंसान है, इस शख्स ने वहाँ पे अपने दोस्त बाब, रिश्तेदार, लोगों से वो हेल्प मांग के कि यहाँ पे ये हमें काम करना चाहिए। नेक काम किया कि वहाँ पे एक थैलेसीमिया, अहमद थैलेसीमिया के नाम से एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया, जिसमें आप उनसे पूछेंगे कि कितने बच्चे जो है वो इलाज मुआवजा करा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे सिलाब के ऊपर। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कंगनपुर और जिला कसूर के ईदी सरदार जंगीर शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब वक्त देने का। तो सरदार साहब, आप उस इलाके में रहे, कंगनपुर के, जिला कसूर के, जिला उकाड़ा के इलाके में, जहाँ पे सिलाब तो अब कम हो गया है, लेकिन सिलाब की तबाहकारियां कितने सालों तक रहेंगी? तो आप वहां पे जाते रहे जब वो रूज पे था वहां पे सिलाब, अब तो बहुत थम गया है, कम हो गया है। तो क्या देखा आपने वहां पे? क्या लोगों का वो सुना है कि पुराने हाल को नहीं था, आप वहां पे जाके जो है लोगों की इमदाद भी करते रहे, लोगों में वहां पे दरिया को अबूर करके दूसरी तरफ भी जाते रहे, तो क्या सीन था, क्या वहां पे सिचुएशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर टीवी का इंतजामिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो सलाम मुतासिरीन की आवाज़ बने। ये पहला चैनल है जिन्होंने सलाम मुतासिरीन के लिए आवाज़ बना की। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर इंशाल्लाह देगा। इजाज़ भाई, सलाब की ये पोजीशन है कि अगर बंदा जिसके अंदर दिल है और ईमान है, अगर वो बंदा सलाबज़दा इलाकों में चला जाए और लोगों की हालत देख ले, तो जो सैकड़ों एकड़ के मालिक थे आज वो फकीर बने हुए हैं, जिनकी फसलें तबाह होगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है बंदे को अपना घर छोड़ना। वो लोग अपने घर, अपने जानवर वहां छोड़ के निकले, जानवर उनके मर गए हैं। जो बंदों ने करोड़ों रुपए का, मैं कहता हूं कि दरिया के पास अरबों का नुकसान हुआ, करोड़ों का भी नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान। और हमारा जो दरिया सतलुज इस वक्त अपने घर और फसलें और अपने जानवर छोड़ के अपनी जान बचा के निकले हैं। और हमारा जो दरिया सतलुज इस वक्त ज़राअत के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में सबसे टॉप किस्म का जिम्मेदार वहां हो रहा था। मक्की, हल्दी, फसलें जो खड़ी थी वो सारी फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं। वो बेचारे अपनी जानें बचा के निकले हैं। और जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठे कि उनके पास जानवर है, वो अपने जानवर छोड़ के कहाँ जाएंगे। मेरी वहां एक बात हुई, एक दोस्त से मैंने कहा भाई यार आप निकल जाओ। उन्होंने कहा यार हमें जानवर अपने बेटों से ज्यादा प्यारे, हम उनको छोड़ के किधर जाएं, क्योंकि उनके लिए कोई जरिया नहीं है। दूसरी एक और बड़ी बात है कि चारा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं जो पाकिस्तानी मेरी आवाज सुन रहे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक बात ज़हन में रखने कि हम लोग इधर बैठे ना, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे घर सलामत है, हमारी जमीनें सलामत है, हमारी फैक्ट्री है, हमारे कारोबार सलामत है। उनको देखे जिनकी जमीनें भी खत्म, जानवरों के लिए खाने को कुछ नहीं है और चारा खत्म हो चुका है, चारा बिल्कुल दरियाबुर्द हो चुका है, किसी की कोई फसल नहीं बची, कोई भी जितना भी बड़ा बंदा था सबकी फसल तबाह हो गई है। जानवरों की चारा बिल्कुल कोई नहीं है। दूसरा ये जो इंसानों के खाने के लिए कुछ राशन नहीं है, सब्जी नहीं है। आप पहली दफा गए नथल के चौकी तो उन लोगों ने स्पेशल गुजारिश की यार आलू जरूर लेके आना। मैंने दोस्त से पूछा यार आलू की क्या जरूरत, कहते यार तो दाल खा खा के तंग आ गए, आलू चलो कुछ टेस्ट ही चेंज हो जाए। ये हालात है उधर। बंदा जब जाता है ना, यकीन करे कि जिस बंदे के अंदर ईमान है उसकी जान निकलती कि यार अल्लाह माफ करे इन लोगों की क्या मसला। अच्छा, यही बात है कि आपने कहा कि जो वहां पे अरबपति था, करोड़पति था, वो आज कखपति भी नहीं है। वो बेचारे एक वक्त के खाने से जो है आवाज आ रहा है कि खाना कहाँ से अल्लाह पाक दे दे हमें कि हम अपनी जान बचा सके। तो वहां पे बीमारियां भी फैलती होगी। तो वहां पे सरदार साहब क्या सिचुएशन है बीमारियों के हवाले से, कि वहां पे बीमारियां जो है, जहाँ पे सैलाब आता है हमेशा बीमारियां वहां पे बढ़ती है, तो क्या सिचुएशन है? एक तो सबसे बड़ा इशू है कि जानवरों के लिए बहुत ज्यादा मसला है। जानवरों की बीमारी के लिए वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। और जो हमारे मुल्क में एक सिस्टम है जिसके अप्रोच है उसकी हो जाती है, उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सैलाब आया 3 जिलों में, शायद कसूर, उकाड़ा और बाबरनगर। इतना लंबा चौड़ा एरिया भी कोई नहीं, पूरा पाकिस्तान है। अगर पूरे पाकिस्तान की टीमें भी इधर लग जाए तो मेरा ख्याल है एक जो छोटा विलेज है, गाँव है, उस जगह पे एक टीम जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसानों को वैक्सीनेशन की जानवरों को बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा जो ये है इंसानों के लिए, क्योंकि जब मौसम बदलता है, वहां जब पानी उतर रहा है, उतरने की वजह से बहुत ज्यादा फसलें गल सड़ गई, उसकी वजह से स्मेल पैदा हो रही है और बीमारियां होने का खदशा है। अगर वहां इंसानों और जानवरों को वैक्सीनेशन ना होगी
नया उसकी तरफ तवज्जो ना देगी तो एक नया बरौन पैदा हो सकता है जो इंसानों जानवरों की बीमारी की सूरत में है, क्योंकि जानवरों की बीमारी की सूरत में वहां पहले लोगों की काफी बेचारों की भैंसें कई पानी में डूब गई हैं। यकीन करें कई लोगों के जानवर सिर्फ भूख की वजह से मरे, कई लोगों के जानवर सिर्फ भूख की वजह से मरे हैं। और ये स्पेशल जो कंगनपुर वाला बेल्ट है ना, हम आते हैं कसूर से, बॉर्डर से काफी दूर, मंडी अहमदाबाद उधर पता है, और इधर एक मसला है, हम दूर होने की वजह से वज़ीर आला साहब भी आए, कसूर आए, इस बेल्ट पे किसी ने मतलब आप समझते हैं कि जो कंगनपुर का एरिया है ये कसूर से दूर है, उधर मंडी अहमदाबाद जो है वो उकाड़ा से दूर है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से दूर जो है एरिया है, यहाँ पे ज्यादा मसाइल है। और ये आपने बड़ी एक बात अफसोसनाक बताई, बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक सैलाब की तबाहकारी है तो अपनी जगह, कि अगर वहां पे वैक्सीनेशन प्रॉपर ना की तो बीमारियां खतरनाक, इंतहाई खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा है। बिल्कुल, उस पर वैक्सीनेशन ना की, ये मंडी अहमदाबाद और कंगनपुर, ये जैसे कह रहे हैं, वो कहते हैं ना टेल पे, हम एंड पे हैं, एंड पे होने की वजह से हमारे पास प्रॉपर वो चीजें नहीं पहुंचती जो हमें पहुंचनी चाहिए, प्रॉपर उधर ध्यान नहीं है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक हो रहा है काम, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं बने, लेकिन जिस लेवल पे काम होना चाहिए नहीं हो रहा। वहां जरूरत है ये जो डॉक्टरों की मेडिकल टीमें हैं, हॉस्पिटल जाएं, वहां जाके कैंप करें, एक एक गांव में जाएं, लोगों को वैक्सीनेशन करें, अफासी टीके लगाएं, जानवरों के डॉक्टरों की स्पेशल टीम जो दरिया के पार रहे वहां जाके वैक्सीनेशन। इन्होंने पता है कैंप बनाए हुए मुख्तलिफ जगह पे, जिस जगह पे कैंप एक दो जगह पे बने, हमारा इतराज कैंपों पे, मेरा जो जाती तौर पर मैंने देखा है, जिस जगह पे कैंप है वहां आबादी कम है, जिस जगह पे आबादी ज्यादा वहां कैंप नहीं। मेरी राय है कि ये दरिया के पार जाके वहां जाके कैंपिंग करें, ये जो जहां नहीं को पहुंच सकता एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम गए हैं, हमने दरिया के पार जाके राशन दिया, क्योंकि मैं समझता हूं कि असल जो काम करने वाला हकदार वो है जो आज भी अपना घर बार अपनी इज्जत जान लेके बैठा हुआ है दरिया के पार। जो इधर दरिया पूरे आ गया, ठीक है, उसने भी अपनी जान बची, उसने ठीक किया, लेकिन उसके पास कुछ वसैल है, या कम से कम जिस बंदे के पास हुआ है उसका कोई फैमिली मेंबर उसको वो संभाल लेंगे। असल संभालने की जरूरत है जो दरिया के पार लोग हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा सिद्धार साहब, आप देखें वहां पे बहुत सारे लोग आबाद हैं, आपके दिल में ये कैसे आई? एक देखे इतनी गर्मी में शिद्दत थी, गर्मी की, धूप की, फिर वहां पे सैलाब वाले इलाके में हवस बहुत ज्यादा थी, तो आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि यार आप वो दरिया को क्रॉस करके दूसरी जगह पे भी पहुंचाए चीजें? आपका कोई लालच इलेक्शन का था, कोई और बेनिफिट था क्या? आपका मतलब आपका क्या वहां पे मुफादात क्या थे आपके? इजाज भाई, एक तो बात यह है कि अल्लाह की जात ने इंसान को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि इंसान वहां जाए, अपनी रोजी कमाए, अपनी कोठियां बंगले बना के आ जाए। जब पैदा हुए अल्लाह ने जिंदगी में इतनी रोजी रोटी दी है कि मुझे अपनी जिंदगी में रोजी रोटी कमाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने वसैल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने जो आपसे जाके हिसाब लेना ना, आपसे लेकर है कि आपने अपने मखलूक के लिए क्या किया। मैं लोगों को कहता हूँ अगर ये आप चाहते हैं ना अल्लाह लोग आपकी इज्जत करें, आपको अल्लाह दुनिया में रिजक दे, इज्जत दे, तो उसका आसान तरीका है कि लोगों के साथ प्यार करो। अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करते हैं तो अल्लाह की जात आपके साथ जरूर प्यार करती है। मैंने जब ये सारा साना हुआ, मैंने लोकल पॉलिटिशियन के जो सिस्टम देखा, मैंने खुर्शीद मोहम्मद कुसुरी साहब जो साहब का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मियां खुर्शीद कुसुरी साहब आपने इलेक्शन नहीं, उन्होंने इलेक्शन सियासत से बिल्कुल फारिग होने का ऐलान कर दिया। मैंने कहा मियां साहब आपके इलाके को जरूरत है, आप इस इलाके से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, आज इस इलाके की आपको जरूरत, आप यहाँ तशरीफ लाएं और लोगों के साथ दस्ते शफकत रखें। मेरे कहने पर तशरीफ लाए, लोगों से मिले और जाती तौर पर उन्होंने जो मतलब जो उनसे हो सका जो इमदाद कर सकते थे जो वो किया, और उन्होंने क्लियर कट हमारा उन्होंने ऐलान किया वहां बैठ के, मैं सिर्फ सियासत के लिए नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए और इसलिए आया हूँ कि ये लोग हमारे हैं, आज इन्हें हमारी जरूरत है और जरूरत के वक्त जाना चाहिए। देखिए ये हमारा लगारा है कंगनपुर, मैंने सलामत आसिम के सबात गए हैं, जनूबी पंजाब गए हैं, गिलगत गए हैं, स्कर्दू गए, कोरोना के दिनों में काम किया। जज भाई अल्लाह ने सबसे पहले ये पूछ रहा है कि तुम्हारे घर वाले भूखे थे तो दूर क्या किया? सतलुज हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा घर है, इसको हम नहीं संभालेंगे। अच्छा, इसमें जी खुर्शीद मोहम्मद कुसुरी साहब को अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने जाके वहां पे जितना हो सकता था इमदाद की। तो ये सिद्धार्थ साहब, ये जो इमदाद कर रहे हैं आप लोगों की, ये अपनी पॉकेट से कर रहे हैं, दोस्त बाप को मिला के जो है वो इकट्ठा करके, क्योंकि बड़ी कसीर तादाद में आपने वहां पर राशन पहुंचाया, वो मेरे ख्याल में एक बंदा पॉकेट से तो नहीं जा सकता, तो कैसे ये मैनेज कैसे किया आपने? इजाज भाई, एक तो ये है खुर्शीद मोहम्मद कुसुरी साहब, उनके भाई बख्तियार कुसुरी साहब एजुकेटर स्कूल है, एक हमारे दोस्त हैं कसूर में मियां शफाक साहब, वो टेंथ एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकल दोस्त अहबाब, मतलब मेरा ख्याल मेरे साथ सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, कल मैंने एक जगह पे गया हूँ। आपका कोई जाती एजेंडा इसमें? जाती एजेंडा, मैंने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है। मैं मिडिल क्लास वर्कर आदमी हूँ, ना मेरा कोई सियासत से ताल्लुक है, ना मैं सियासतदान हूँ। तो मेरा जाती एजेंडा यही है कि जब मैं मरूँ अल्लाह की जात मुझे जन्नत दे, और ये जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये मेरे लिए दुआएं करें। और
یہ میرے لیے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے, اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد جنت فرمائے. صرف انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی خدمت جو ہے اس کے لیے کام کرنا, اس جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا ہے. اچھا آپ سردار صاحب اس علاقے میں گئے تو یہ جو بند جو ہے وہ بھی بنے ہوئے ہیں, جو دریا کو روکنے کے لیے حفاظتی بند بنائے گئے تھے, تو وہ بند بننے کے باوجود بھی پانی وہ بند ٹوٹ گیا, کیا اس کا بہاؤ ٹھیک پانی کا نہیں تھا, وہ کٹ ٹھیک نہیں بنے, کیا ریزن کیا تھی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ نقصان کم ہو سکتا؟ اصل ہمارے پتہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے, ہم نقصان ہونے کے بعد سوچتے ہیں اور جب تک نقصان ہوا رہتا ہے اس وقت ہم دھیان کرتے رہے. جب نقصان ایک دفعہ پانی آیا, سبھی میڈیا کی, پوری دنیا کی, ایڈمنسٹریشن کی, سبھی کی توجہ اس طرف ہوگی. لیکن اب وہاں مسائل کیا ہوئے, پانی کے بعد پانی آیا چلا گیا. اب ہوا کیا ہے کہ پانی جب سے کم ہوا ہے وہاں مسائل بڑھ گئے. ریسکیو 1 اور 2 کی سروسز وہاں معطل ہو چکی ہیں. اس کی وجہ کہ پانی کم ہونے کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی. جب کشتی نہیں چل رہی تو جو وہ بیڑے لوکل ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ بیڑے بھی نہیں چل رہے. وہ ابھی میں آپ آگے بتاؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوا, وہ بیڑے بھی نہیں چل رہے. بیڑے نہ چلنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ لوگوں کے وہاں سامان کی رسائی ناممکن ہوگی, مشکل ہوگی ہے. لوگ لوکل اپنے لیول پہ پہنچ رہے ہیں, وہ مسائل ادھر پیدا ہو گئے ہیں لوکل لیول پہ. دوسرا یہ جو چیزیں ہو گئے نا, ہم لوگوں سے یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. دوسرا ادھر نا ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے. یہ جو بنوں کی آپ نے بات کی نا, پتہ کیا ہے اس میں سسٹم, پتہ بات کیا ہے, ہم نا یہ ہمارے ادھر بنا جی فتح محمد مینر ہے, اس کی ایک برجی ہے 54 اور 55, فتح محمد کے اس کی برجی ہے 54 اور 55 جو کہ شباز کے سے لنک کرتی ہے. ٹھیک ہے, فتح محمد سے آگے شباز کے گاؤں ہے, یہ شباز کے گاؤں, ٹھیک ہے, وہاں پہ دریا جو ہے وہاں پہ لنک کرتا ہے. 54 اور 55 برجی ہے. اب اس پہ دریا کا کٹاؤ ہو رہا ہے. اگر اس پہ توجہ نہ دی گئی اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کٹاؤ کیا وہاں پہ دریا کا, جیسے کہہ لیں دریا کا بہاؤ اس طرف ہے, ٹھیک ہے, دریا کا منہ اس طرف ہو گیا. کہ دریا کی یہ خوبی ہے جس طرح منہ کالے وہ لے جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے اس پہ توجہ نہ دی گئی تو یہ اگر یہ برجی یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر کنگن پور اور منڈی احمد آباد کو پانی پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یعنی اس لیول پہ کام کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فتح محمد کراس کرتے ہیں تو شباز کے کی طرف جو جاتا ہے وہاں پہ برجی نمبر 54 اور 55 یہاں پہ بند بنانے کی یا کوئی اس کا کٹ بنانے کی ضرورت ہے, جو بھی مطلب اریگیشن والے یا جو اس ریلیونٹ ہے وہ اس پہ دھیان دیں. اس کی وجہ اگر اللہ نہ کرے کیونکہ پانی فی الحال تو کم ہو گیا, لیکن جو خبریں اس کو سردار صاحب آپ کا ماشاءاللہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے, تو آپ یہ برجی 54 اور 55 جو شباز کے اور فتح محمد کے درمیان میں جو آپ کہہ رہے ہیں منڈی احمد آباد اور کنگن پور, اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ تو یہ دونوں شہر جو ہیں بڑے شہر ہیں, ان میں پانی جانے سے اور ان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کو آواز بنے, اس کی آواز اٹھائیں. ہم بھی اپنے چینل کی وساطت سے کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی گاؤں ہے وہاں پہ فتح محمد ہے, اس کے آگے شباز کے گاؤں ہے, وہاں پہ 54 اور 55 برجی نمبر ہے کوئی, اور وہاں سے یہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پانی بند وہاں سے ٹوٹتا ہے بند تو ضلع اوکاڑا میں شہر ہے منڈی احمد آباد اور ضلع قصور کا شہر ہے کنگن پور, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ دو شہر جو ہے وہ نہیں بچ پائیں گے. تو یہ میرے خیال میں اس وقت محکمہ اریگیشن کو اور ہماری حکومت کو, پنجاب حکومت, وفاقی حکومت جو ہے اس کو سوچنے کا بالکل یہ دھیان دینا چاہیے اور سوچنے کا وقت ہے کہ یہ سوچے کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ نہ ہو جائے. تو اچھا یہ ہم نے جو رابطہ کیا, بڑی مشکل سے آپ کو ٹریس کیا, تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا جی کہ آپ جو ہے سروسز دینے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو راشن پہنچانے کے لیے جا رہے تھے, تو آپ کا بیڑا یا کشتی جو ہے دریا کے عین کنارے وہ جو گھومتا ہے پانی, اب مجھے وہ مخصوص نام کا تو نہیں پتا, جہاں پہ وہ خدا نہ خاصہ غرق ہو جاتی ہے چیز, تو وہ دلدل سی جو ہے وہاں پہ پھنس گیا. تو وہ آپ کا وہ کشتی والا جو ہے اس نے بھی ملا نے بھی کہہ دیا جی کہ اب اللہ کے سپرد اپنی جانیں بچا لے. تو وہ کیا واقعہ کیا ہوا, یہ میرے ناظرین کو بتائیں کہ جب واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ مدد کیسے کرتا ہے وہ بتائیں آپ, کیونکہ وہاں بچنے کا کوئی چانس ہے تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک تو میں پہلے آپ کی بات, وہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ محکمہ اریگیشن سے بات کی ہے, وہ ہم نے کی ہے, ملک صاحب ایسی ہیں ان سے بات کی, اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ابھی اس کے پیچھے ہیں, آپ بھی ہماری بات بنے. دوسرا ہوا یہ ہے کہ جب ہم وہاں راشن تقسیم کر رہے تھے پہلے ہمارے پاس کشتی ہوتی تھی ریسکیو 112 کی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسائل اب بڑے ہیں, پہلے نہیں, پانی کم ہونے کی وجہ سے. ریسکیو 112 کی ہمارے پاس کشتی ہوتی تو ریسکیو والے کو میں نے فون کیا, انہوں نے کہا بھائی پانی کم ہو گیا, اس کی وجہ سے ہم ریسکیو کی کشتی نہیں جا سکتے. تو وہ جو جنونی ہوتے ہیں نا, انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آگے سے انجام کیا ہوگا. تو میرے ساتھ جو دوست ایک لڑکا ہے ہمارا شوکت علی راجہ, ہمارے گاؤں کا, اللہ اس کو جزا دے, میں نے کہا راجہ صاحب کیا کریں, انہوں نے کہا پاجی بات سنیں میری, کام وہ ہوتا ہے جو مشکل ہو, تو مشکل کام ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, ہم کریں گے. میں کہا راجہ صاحب خطرہ ہوگا, خطرہ اللہ سبحانہ بھائی راشن پر جانا کام تھا. ہاں راشن,
हमने एक बेड़े वाले से बात की, राशन उस पर रख लिया, जब राशन रख लिया तो वो हो गया ओवरलोड, मतलब राशन ज्यादा था, रश भी ज्यादा हो गया। अब बेड़े वाले ने जो सफर करना था 15-20 मिनट, बेड़े वाले ने हमें 4 के 5 घंटे लगा दिए दरिया में, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। फिर बेड़े वाले ने कहा भाई बात सुने मेरी कि आधे बंदे उतर जाए, आधे को मैं दरिया की पिछली तरफ छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। आधे उतर गए, हम रह गए कश्ती में। हम उन्होंने कहा यार आप बैठे, आप राशन लेके आया, मेहमान है, उन्होंने हमारी इज्जत की, उन्हें बैठा लिया। जब हम दरिया में गए ना तो दरिया के सेंटर में वो जैसे बम्बर होता ना जी, उसमें फंस गया ना, तो पहले वो फंस गया। उसने कहा बेड़े लगा लै भाई बात सुने मेरी पंजाबी में, जे को थोड़े कुछ चंगे अमल लगे ना आपकी दुआ कर लो, तो साढ़े बन हो गए जी हाँ। चले वहां से अल्लाह ने निकाल दिया। उसके बाद एक जगह पे फिर फंस गया, जगह पानी कम था, वो नीचे उन्होंने कहा लो भाई जाना पहले तो बच गए हूं नहीं तुम बचना, क्यों भी क्या होगा। उन्होंने कहा जी ये रेत नीचे से खिसक रही है, ये बेड़ा खड़ा हो गया, अगर ये रेत 2 मिनट और लगे तो ये रेत नीचे खिसक जाए, ये बेड़ा बैठ जाए अंदर, जमीन बोस हो जाएगा। अगर आप भाग के निकल सकते हो तो निकल जाए। तो वहां से सफर था तकरीबन दरिया का जो मतलब एक बन नजर आ रहा था खाली जगह, वो तकरीबन 100 फुट या 200 फुट थी मेरा ख्याल। तो मैंने उसको कहा यार पहले नंबर तो हमें तैराकी आती नहीं, तो अल्लाह की सुपुर्द है, अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह अगर हमारा मिशन एक है तो अल्लाह मदद करे। और यकीन करें इजाज भाई, मौत को पहली बार देखा सामने से, लेकिन एक मजा पता क्या है, यकीन करें कसम खुदा की एक सेकंड के लिए ना ईमान डोला ना खुद डोले कि यार क्या हो रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में उस चीज ने मुझे मजीद मजबूत किया कि मैं मतलब इसमें कुछ कर सकता हूँ। वो हुआ क्या जी, उन्हें जगह थी ऊंची 4-5 एकड़, उन्होंने मैं वहां करके कश्ती वाले का टाइम हो गया तो उस वक्त 5:20 मिनट, कश्ती वाले ने कहा भाई बात सुने मेरी। पहले तो उसने बेचारे ने जो 15 मिनट का मतलब 4-5 घंटे हम दरिया मेरे, और दरिया के पानी का कभी आपको तजर्बा, दरिया में गर्मी बहुत ज्यादा हबस होती है, हबस शदीद गर्मी, पानी के हमारे पास बोतलें थी तकरीबन महज 200-300 बोतल हम लाए थे, तो वो यकीन करे कश्ती में खत्म हो हबस थी। जब दरिया से पार गए वो कश्ती वाले ने कहा भाई मैंने तो ना आगे जाना पीछे जाना, मैं तो जा रहा हूँ इधर पीछे। तो वो जो लोकल 1-2 बंदे से मैंने पूछा यार दरिया से पार गुजरा, उन्होंने कहा भाई को नहीं गुजर जाएंगे, इतना ही तरह पानी है आपको ले जाएंगे। और मैं कहा भाई हमारे तो ये मतलब, लेकिन हुआ क्या, तो उसके बाद मैंने खुर्शीद कुसुरी साहब को फोन किया, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, उनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। फिर कुसुरी साहब ने डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर साहब को फोन किया, रेस्क्यू वाले आए, काफी 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने हमें फिर वहां से रेस्क्यू किया, और अल्लाह करके हम जनाब वहां से उसके बाद दोबारा गए इस वाक्य के बाद आप? हाँ, मुझे रात फोन आया बख्तियार कसूरी साहब को, कहते जंगीर बेटा हौसला कायम है। मैं कहा जी बिल्कुल कायम है। कहते जाएंगे, हम गए दूसरे दिन गए, उसी जगह पे गए जो हमारा काम रह गया था, दूसरे दिन हम करके हैं। अच्छा सिद्धार्थ साहब, ये तो एक हो गया आपका मकसद, एक जिस तरह आपने कोरोना में काम किया, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए, ये हुआ, फिर एक उस एरिया में थैलेसीमिया का मर्ज बढ़ रहा था, तो आपके जहन में कैसे आया कि वहां पे एक हॉस्पिटल जो है अहमद थैलेसीमिया जो बनाया आपने, जो लोगों की मदद से बनाया, जो वहां पे चल रहा है, वहां पे कितने बच्चे जो है पेशेंट जो है इस वक्त हैं, वो कैसे आपके जहन में ये चीज है? हमने ना पहले ना एम्बुलेंस ली, चंद दोस्तों की, प्रोफेसर दस्तार साहब, पढ़े लिखे जो उधर लोग थे, उन दोस्तों के साथ टीम मिल के, एहसन जमाल, रिजवान पट्टी साहब, इन दोस्तों के साथ मिलकर हमने प्रोफेसर मदसर साहब, नवीद साहब, ये सभी लोग, अशरफ साहब जो असिस्टेंट एजुकेशन, ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमने टीम पहले बनाई, हम लाहौर से सुंदर फाउंडेशन किसी जगह लोग ब्लड लगाते थे, एम्बुलेंस लगी, एम्बुलेंस लेकर ब्लड लगाते थे। एक बच्चा था अहमद, वो बच्चा बड़ा टैलेंटेड था, उसकी 8 या 9 सिस्टें हैं, अकेला वालिदैन का बेटा, तो 23.5 साल की उम्र में फौत हुआ। एक दिन तकरीब उसने तकरीब क्यों किया, यार ये नहीं हो सकता कि हमारे कंगनपुर में हॉस्पिटल बन जाए। उसने कहा मेरा ख्वाब है कि कंगनपुर में हॉस्पिटल बनना चाहिए। उसने बात शुरू की, वहां पे हमारे दोस्त हैं मलिक नईम हैदर, इकबाल खान साहब, तारक साहब, परवेज बलूच साहब, उन्होंने वो जगह डोनेट कर दी। उन्होंने 1 कनाल और टोटल 13 मरले जगह में डोनेट कर दी इसके लिए। वो काम शुरू हुआ। देखें अल्लाह की जात जो करती है ना बेहतर करती है। उस बच्चे की बदकिस्मती देखें कि अस्पताल के इफ्तिताह पे वो फौत हो चुका था, संगे बुनियाद पे वो जिंदा था, और हमने ये 7-8 माह में मुकम्मल कर दिया, लेकिन जब हॉस्पिटल बना वो अल्लाह की जात से फौत हो गया, तो उसी के नाम पे हमने अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल रख दिया। दूसरा अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल की हमारी ये है कि रूरल एरिया, हम रहते हैं जिधर रूरल एरिया, मैं हमेशा लोगों को कहता होता हूँ हमसे लाहौर कोसों दूर है। रोड खराब होने की वजह से हमारे लिए लाहौर आना दुनिया का मुश्किल काम है। लाहौर से कोसों रूरल एरिया में पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल है जो थैलेसीमिया, कसूर और उकाड़ा में तो बिल्कुल कोई नहीं, रूरल एरिया में पाकिस्तान में पहला हॉस्पिटल है जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमारे पास 265 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी सिद्धार्थ साहब, आप वहां पे उस इलाके में गए, वहां पे लोगों को मिले, सैकड़ों आबादियां थी जिनको आप मिले, दर्जनों देहात थे जहाँ पे आप गए, तो वहां पे वो सैकड़ों अफराद जो थे दर्जनों देहातों में,
ان کے کچھ مطالبات بھی تو ہوں گے نا کہ ان کی جو ہے فصلیں تباہ ہو گئی, ان کے جانور پانی میں بہ گئے, ان کے گھر جو ہے وہ پانی میں بہ گئے, تو کچھ نہ کچھ مطالبات ہوں گے. تو ان کے مین کیا مطالبات تھے جو حکومت سے انہوں نے کیے؟ ایک تو سب سے حکومت پاکستان سے, آپ کی آواز سے, آپ کے وساطت سے میرا مطالبہ ہے کہ اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اجاز بھائی ادھر یقین آفت تو آ گئی نا سیلاب کی. پہلے بتایا کہ یقین کریں بادشاہ فقیروں کی, جو بندے, میں نے خود ایک بندے کو راشن دیا, اس کی کہتے تھے اس کی 200 ایکڑ زمین تھی, تو 200 ایکڑ والا بندہ جب راشن کے ہاتھ آگے اٹھاتا ہے نا, تو یقین کریں بندے کو تکلیف دے والا, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. دوسرا, بجلی کا اوور آل ہونے تو پورے پاکستان میں چاہیے, لیکن پاکستان میں کم از کم جس علاقے میں سیلاب آیا ہے, 3 ضلع ہیں جو, یہاں کم از کم زمینداروں کو بجلی کے بل معاف ہونے چاہیے. جن کی فصلیں تباہ ہوئی, جن کا رہ کچھ نہیں, وہ بل کہاں سے دیں؟ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جن کے جانور یقین کریں صرف چارے کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے بھوکے مارے, وہ بل کہاں سے دیں؟ اور اتنے بلوں کچھ ان کو بل معاف ہونا چاہیے. ایک اور تیسرا مطالبہ, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں ان لوگوں کو کچھ سپورٹ کرے. ہمارے پورے بارڈر ایریے پہ بڑی جدید قسم کی زمیندار ہو رہا تھا, گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں مائکرو فنانس بینک کے ذریعے کوئی سسٹم بنائے کہ انہیں بغیر بلا سود قرضے دیے جائیں, کیونکہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اگر گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ نہ کیا تو پاکستان کا پہلے ہی بڑا نقصان ہے, اور پاکستان کے زراعت کا 70% یقین کریں اس علاقے کی وجہ سے, کیونکہ باقی سارے ایریے پہ کالونیوں کی وجہ سے زمینیں ختم ہو چکی, صرف دریا کے ایریا ڈیولپ ہے. اگر نہ کیا تو یقین کریں بڑی تباہی ہو جائے گی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بلا سود قرضے دیں, ان کے نقصان کا ازالہ کر کے, گورنمنٹ کے پاس سارا سسٹم ہے, محکمہ مال, پٹواری, ان کا نقصان نہ کر کے, ان کے مال کا نقصان کا ازالہ کر کے ان کو نقصان دیا جائے. جانوروں کے لیے ویکسینیشن کا بھرپور پراپر ایک مہم کے ذریعے بندوبست کی جائے. وہاں اگر انسانوں کی تعداد سمجھ لیں 100 ہے تو جانور 1000 ہے, کیونکہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہی جانور ہے. تو جانوروں کی ویکسینیشن کے لیے پراپر انتظام ہونا چاہیے. وہاں خوراک, وہاں جب جو فصلیں ہیں جیسے مکی ہے, ہلدی ہے, وہ گل سڑی, اس کی وجہ سے وہاں ایک سمیل پیدا ہو رہی ہے, رات کو نکلے تو جیسے بو آتی ہے. اس کے لیے اسپیشل وہاں ٹیم ہونی چاہیے جو ان کے لیے ویکسینیشن کریں. بن ہے جو یہ سیلاب تو ہر سال آتے ہیں, ہماری ہر دفعہ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, ہم روکتے ہیں, چلے جاتے ہیں. سیلاب کا پراپر اس کی پوری بانشان جو مرمت ہونے ان کو مرمت کیا جائے, پورا اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں ایشو مین ہے پل, وہاں پل ہونا ضروری ہے. پل ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر پل دریا کے اوپر, دریا کے اوپر, اگر دوسری طرف جو آبادی ہے وہ آپس میں, جی آپس میں, یہ جو زیادہ نقصان ہم پھنسی ہیں بیڑے کی وجہ سے, پل نہ ہونے کی وجہ سے. اس طرح اگر لوگ کوئی مرے ہیں وہ صرف پل نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. پل ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ادھر آنا آسان ہے, اگر پل ہو تو شاید لوگوں کی جانوں کو بچانا آسان ہے, جانوروں کو بچانا آسان ہے, کیونکہ لوگوں کا وہاں نکلنا مشکل ہے. ان چیزوں پہ گورنمنٹ کو سیریس ایکشن لینا چاہیے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زراعت محفوظ رہے, ہمارا پنجاب محفوظ رہے, ہمارے یہ جو بھائی پھنسے وہ محفوظ رہے, تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ سردار جہانگیر شریف صاحب, آپ ہماری کال پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور وہاں بتایا کہ اس علاقے میں لوگ جو ہے کس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, کس طریقے سے ان کی جو ہے امداد کی جا رہی ہے اور کن کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے. تو یہ اگر پراپر وہاں پہ ویکسینیشن نہ کی گئی تو وہ موذی امراض جو ہے مزید جو ہے جنم لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک عام آدمی اٹھ کے وہاں پہ پہنچ کے ان کی امداد کر سکتا ہے, تو پھر حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا یہ ہمارے وہاں پہ سیاستدان جو کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں سیاست میں, ایک ایم این اے کا الیکشن لڑنے میں وہ 10-15 کروڑ لگا دیتا ہے, ایک ایم پی اے جو ہے 5-7-8-10 کروڑ لگا دیتا ہے, تو پھر اس وقت ضرورت ہے ان کو کہ ان کی امداد کی جائے. تو پھر وہاں پہ بڑھ چڑھ کے میرے خیال میں ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے وہ لوگ ہیں, تو سیاستدان بھی ہمارے بھائی ہیں ہم میں سے, ان کو چاہیے کہ ان کی امداد کرے تاکہ وہ بیچارے جو ہے وہ جس طرح ان کا پرسان حال کو نہیں, ان کو خوراک نہیں دی جائے رہی, ان کے جانوروں کو چارہ نہیں دی جائے, ان کی امداد ہو سکے. ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو ہم جو ہے ڈسٹرکٹ قصور اور بہاول نگر پاک پتن کی صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھیں گے کہ سیلاب تو گزر رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو تباہ کاریاں ہیں ان سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے, اور تباہ کاریاں کیا کیا سیلاب جو ہے تباہ کر گیا ہے اور حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس سیلاب جو ہے مین سیلاب تو گزر گیا, اب سیلاب تو ہے لیکن بہت کم ہے, نچلے درجے کا سیلاب ہے. لیکن جس طریقے سے اس طرح کے لوگ بھی ہیں سردار جہانگیر شریف جیسے, جو لوگوں کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں, جو وہاں پہ جن کا ارادہ
नेक होता है, जिनका मकसद जो है वो नेक होता है, फिर अल्लाह पाक उनकी मदद करता है। जिनके पुख्ता इरादे हो, तो यकीन उनका पुख्ता हो, फिर उनको कोई नहीं हरा सकता। फिर देखे उन्होंने कहा जी मौत भी हमने सीने से लगाई लेकिन मजा आया, और फर्स्ट टाइम इतनी करीब से मौत को देखा तो अल्लाह ने मदद की, उनको निकाल लिया। तो इसी तरह जब अल्लाह की राह में बंदा निकलता है तो अल्लाह पाक मदद करता है। अभी मौजूदा सूरत हाल में देखा पिछले दिनों आपकी जितनी सियासतदान हैं, बल्कि आपके वज़ीर आला जो है वो भी वहां पे पहुंचे कसूर में, गंडा सिंह बॉर्डर के पास और इर्द गिर्द, वहां पे सैलाब की क्या सूरत हाल रही और इस वक्त क्या सिचुएशन है, आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा आगाज करते हैं। कसूर से रिपोर्ट देखिए। भारत की जानब से दरिया सतलुज में 2 माह तक वक्फे से सैलाबी पानी के रेले छोड़ने का सिलसिला जारी रहा, जिससे कसूर के दर्जनों देहातों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। लोग मजबूरन अपने घर छोड़कर बच्चों और माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। एक अंदाजे के मुताबिक सैलाब के दौरान करोड़ों रुपए के नुकसान का लोगों को सामना करना पड़ा, जबकि दरिया सतलुज के करीबी इलाकों में सड़कें और रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिसकी वजह से इलाका के मुकीनों को एक से दूसरे इलाके में जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मुतासरा इलाकों के मुकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बेशतर किसानों की जरखेज ज़राई जमीनें दरिया सतलुज के कटाव की वजह से मुकम्मल तबाह हो गई हैं, जहां पर अब रेत के टीले ही नजर आ रहे हैं। इलाका मुतासरीन के मुताबिक हुकूमत वक्त अगर इनकी हकीकी मायनों में मदद करना चाहती है तो इन इलाकों को आफत ज़दा करार देकर बिजली के बिलों में रिलीफ, खाद, बीज और ज़राई अदवायात पर सब्सिडी दे, ताकि मुतासरा इलाकों के किसान दोबारा बहाल होकर जिंदगी की तरफ लौट सकें। कसूर से आपने एक खसूसी रिपोर्ट देखी जी कि सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर एक जामिया रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि वहां पे जो है इसको एक तो आफतज़दा करार दिया जाए, दूसरा जिन जिन चीजों की जरूरत है वो हुकूमत जो है उनकी जरूरियात पूरी करे। तो इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त उन्होंने बड़ा सैलाब के ऊपर काम किया, रेस्क्यू टीमों के साथ जाके जो है वहां पे बाकायदा जो है लोगों तक पहुंचते रहे, कवरेज करते रहे। सीनियर सहाफी हैं, बहुत काम करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के आगे होते हैं। तो वहां पे तारक जट साहब कसूर से हमारे साथ लाइन पे हैं। तारक जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। तो आप वहां पे जो है जब सैलाब के रेले गुजरते रहे, बल्कि अब भी आप बाकायदा प्रॉपर वहां पे कवरेज के लिए जाते हैं, तो वहां पे सैलाब की तबाहकारियां आपने देखी, तो वहां पे इंसान जो है उनकी क्या सिचुएशन है और क्या क्या चीजें उनकी तबाह हो गई है? जी बहुत शुक्रिया आजाद जौहर साहब। देखे ये 2 माह तकरीबन जो है ना दरिया सतलुज में सैलाबी रेले भारत की जानिब से चलते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो देहात है जिनमें मस्ते की, दुबसड़ी, नगर, सहजरा, चंदा सिंह वाला, फत्ती वाला, कलंजर, दोना, विकीवेट, कमारपुरा, इसी तरह डॉन स्ट्रीम के जो इलाके हैं, ठट्टी बख्शे वाला, ठट्टी उस्मान वाला, कोटरी, फतेह मोहम्मद, बिडिया उस्मान, बाकर के, अतर सिंह समेत जो है ना तकरीबन 150 के करीब ऐसे छोटे बड़े देहात और बस्तियां हैं जो मुकम्मल तौर पे ये मुतासर हुई है, जिनकी 40,000 एकड़ के करीब जो ज़राई रकबा है वो सैलाब की वजह से ज़ेरे आब आया है, और हजारों एकड़ पे खड़ी जो मुकम्मल तैयार फसलें थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं। चावल की फसल तो इस इलाके से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को नस्ल बकाने की जरूरत पड़ी। लोग महफूज मकामात की जानब आए, रेस्क्यू टीमों ने दिन रात वहां पे लोगों को इवैक्यूएट किया और महफूज मकामात की जानब लोगों को लेकर आए। इसी तरह माल मवेशी लोगों को लेकर आए। 1.5 लाख के करीब जो सैलाबी इलाके थे वहां से लोगों को जिला इंतजामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो वो रिलीफ कैंप लगाए गए जहाँ पे लोगों को खुराक दी गई, जानवरों के लिए चारा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस तरह की सहूलियत नहीं है जो इन लोगों को, जो मुतासरीन है, इन लोगों को अपने इलाकों में थी, जो अपने फसलों में से ये चारा काटते थे, अपने मवेशियों को देते थे, और इसी तरह दीगर जरूरियात की जो अशिया थी वो बोते थे और लाके मंडियों में सेल करते थे, अपने गुजर बसर कर रहे थे। इसी तरह ज्यादातर इन इलाकों में जो लोगों का कारोबार है वो जिम्मेदारा है, खेती बाड़ी का काम करते हैं या अपने मवेशी पालते हैं, दूध बेचते हैं, मवेशी ईद कुर्बान पे और दूसरे गोश्त की लिए ना वो तैयार करके
बेच फरोख्त करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। ये सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पे जो है ये लोग बेयारो मददगार पड़े रहे हैं, इनकी तमाम जमा पूंजी जो है वो सैलाब की नजर हो चुकी है। और अब सूरत हाल ये है कि 2 माह के बाद सैलाब तो खत्म हो चुका है, पानी इस वक्त दरिया सतलुज में बिल्कुल रूटीन के मुताबिक है। मगर आजाद अगर साहब यकीन करके जाने के मैं आज भी गया था इस इलाके में, मुकम्मल तौर पे फसलें तबाह है, लोग बेयारो मददगार है, रो रहे लोग वहां पे। तारक जट साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि वहां पे रोजगार, उनका गुजर बसर जो है वो मवेशी, माल मवेशी है और जिम्मेदारा है, तो जमीनें जिस तरह आपने कहा कि 40,000 के करीब जो है उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर जो है वो भूखे मर रहे हैं, तो उनका पुरसानी हाल का तो हुकूमत जो है, जो आपकी लोकल इंतजामिया है, उन्होंने भी उनके लिए कोई इंतजाम किए हैं या उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है वहां पे? आजाद अगर साहब देखिए, इतनी बड़ी तादाद में मुआशों के लिए चारा, इतने लोगों के लिए खाना बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि कुछ फलाही तंजीमों की जानिब से तलवार पोस्ट एक मेन था जहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए थे जिला इंतजामिया की जानिब से, वहां पे मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से, समाजी तंजीमों की जानिब से, शहरियों की जानिब से अपने तौर पे जो लोग, जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान के लोग जब भी कभी कोई मुसीबत का वक्त आता है तो निकल पड़ते हैं अपने भाइयों की मदद के लिए। इसी तरह हमने इस सैलाब में भी देखा कि लोग जो है जोग पर जोग इन मुतासरा इलाकों के करीब पहुंचे जहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए थे, वहां पे लोगों ने चारा भी फराहम किया, वहां पे लोगों की मदद भी की गई, लोगों के लिए खाना भी। लेकिन देखे जितनी मर्जी मदद करती जाए आजाद साहब, उन लोगों को तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक हुकूमत उनकी मदद नहीं करेगी। इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए और इन इलाकों के जो जिम्मेदार है, जिनकी जमीनें मुतासर हुई है, जिनके ट्यूबवेल मुतासर हुए हैं, इनको 2-2, 3-3 माह के जो बिजली के बिल है उनमें रिलीफ दिया जाए। इसी तरह इनको खाद बीज के जो कीमतें हैं उनमें सब्सिडी दी जाए ताकि ये लोग दोबारा से बहाल हो सके, अपने कारोबार कर सके, अपनी जमीनें हमवार कर सके। वहां पे हमने ये देखा कि दरिया का जो कटाव था वो बहुत ज्यादा हुआ है। जमीनें लोगों की 10-10, 15-15 एकड़ जो जमीनें थी वो दरिया के अंदर आ चुकी हैं, और जो पहले जहाँ पे चलने वाले दरिया की सतह वो वहां पे रेत है। तमाम रकबा जो दरिया के दूसरी जानब है, हजारों एकड़ पे रकबा है जहाँ पे रेत ही रेत अब नजर आती है, जहाँ पे लहराते खेत होते थे। इस हवाले से आपकी कोई इंतजामिया से बात हुई कि वो कोई इस तरह से रिपोर्ट बना रहे हैं कि ये आफतज़दा करार दिया जाए, या वो लोग जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, जो है हजारों एकड़ जमीन जो है बंजर होगी, बेकार होगी, रकबा, उनके लिए कोई इमदाद या आफतज़दा करार देने के लिए कोई हुकूमत कुछ ऐसा प्लान कर रही है वहाँ? देखिए जादव साहब, पहले भी यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी आए, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया 2 बार, वो हंगामी दौरा उन्होंने किया मुतासरा इलाकों का। उस वक्त भी उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि बिल्कुल ये जो मुतासरीन है इनकी मदद के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। हमारी कल डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, तखमीना लगा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है, चूंकि इस वक्त जो हुकूमत है निगरान हुकूमत है, कोशिश करेंगे कि ये निगरान हुकूमत इन मुतासरा इलाकों के जो लोग हैं इनकी मदद के लिए कुछ हमारे साथ ताउन करे और हम इन लोगों की मदद करेंगे। तारिक साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि देखिए सैलाब को पहली दफा तो नहीं आया, पहले भी सैलाब आते रहते हैं, तो हुकूमत को देखिए जो भारत है वो भी आबी जारिया जो है वो जारी रखता है, कभी पाकिस्तान का पानी बंद करके, कभी ज्यादा पानी दरियाओं में छोड़कर जब उनकी तरफ ज्यादा आता है, तो ये आबी जारियत किसी न किसी तरीके से जारी रहती है। तो हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी क्या हिकमत अमली, ऐसा क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए कि ये सैलाब की तबाहकारियां कम से कम हो सके? क्या ऐसा सिचुएशन में सूरत हाल पैदा हो जाए, क्या ऐसा काम कर जाए हुकूमत कि ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके? जी बिल्कुल आजाद अगर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं और मेरे कुछ चंद प्रेस क्लब के सीनियर जो साथी हैं वो हम लोग वहां पे गए अप स्ट्रीम पे, जहाँ पे दरिया सतलुज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। मस्तेकी का इलाका है जहाँ पे व्हाइट परचम लगा हुआ है, वहां से लेके हमने देखा कि ये इलाका जो बिखी वेंट तक है ये तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। मुकम्मल तौर पे दोनों अतराफ में बंद नहीं है, दरिया सतलुज के अतराफ में बंद के बगैर पानी चलता है। पानी जब ज्यादा आता है भारत की जानब से तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पानी जिधर को रुक करना है उसने जाने जाना है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई बंद वगैरह का इंतजाम नहीं है। इसी तरह हम आप डाउन स्ट्रीम पे आ जाए
तो वहां पे बाकर के ठट्टी बख्शे वाला, ठट्टी उस्मान, कोठी फतेह मोहम्मद और बाकर के अतर सिंह वाला जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी एक साइड पे बंद है, दूसरी तरफ बंद नहीं है, जिसकी वजह से दरिया का जो पानी है वो जब भी ज्यादा होता है तो वो इन इलाकों को मुतासर करता है, इन इलाकों की जमीनों को मुतासर करता है। मेरे ख्याल में अगर बंद वगैरह मजबूत दोनों साइड पे कर दिए जाएं और यहाँ से कोई जिस तरह के हम नहरों की सफाई करते हैं, बंद सफाई करते हैं, थोड़ा बहुत इसका रुख चेंज कर दिया जाए तो कभी भी सैलाब का जो हमें सामना करना पड़ता है 1-2 साल के बाद, वो इन इलाकों को ना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तारक जट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, सीनियर सहाफी डिस्ट्रिक्ट कसूर में, जिन्होंने सैलाब के ऊपर बहुत काम किया। वो बता रहे थे कि लोगों के मुतालबात क्या है वहां पे। एक तो मुआवजा ज़्यादा करार दिया जाए, बिजली को बिलों में रिलीफ दिया जाए, दूसरा उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, 40,000 के करीब जिला कसूर के अंदर जो है उन्होंने बताया कि ऐसी जो उनकी फसलें हैं वो तबाह हो गई, उनको कोई ना कोई जो है उनके अगेंस्ट जो है मुआवजा दिया जाए। हुकूमत जो है उसको ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि उनके रोजगार ही दो है, जिम्मेदारा और माल मवेशी, वो दोनों बेचारों के तबाह हो गए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए और ऐसे हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है ताकि दोबारा अगर सैलाबी सूरत हाल होती है तो कम से कम जो है वो नुकसान हो सके। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि 3 अजला इस जो मौजूदा सैलाब आया उसमें मुतासर हुए, जिसमें जिला कसूर है, जिला उकाड़ा है और जिला बहावल नगर है। तो बहावल नगर की सूरत हाल जो है वो जानेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारी प्रोग्राम शिकायत जो है वो सिर्फ सैलाब मुतासरीन के ऊपर बात करने के लिए था कि सैलाब से कितनी तबाहकारियां हुई। सैलाब तो चला गया, लेकिन अब उसके पीछे जो सैलाब अपनी तबाहकारियां छोड़ गया, उसका जो अवाम है वहां पे, जो लोग थे, जो मकीन थे वहां के, जो उनका नुकसान हो गया, वो बेचारे कहां से पूरा करें। हुकूमत तो ऑलरेडी पहले ही मुआशी तौर पे जो है पाकिस्तान जो है उसकी सिचुएशन आपके सामने है, तो हुकूमत भी कैसे इमदाद करे। फिर ऐसे में क्या किया जाए, कौन सी वो तंजीमें, फलाही तंजीमों ने भी काम किया। तो ये जिला कसूर की सूरत हाल से तो आपको आगाह किया। अब जिला बहावल नगर के अंदर क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहावल नगर के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, शायद कसूर से भी ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ। इस पे खसूसी रिपोर्ट देखते हैं हमारे वहां पे रिपोर्टर शहबाज सरवर की। उसके बाद जो है आपको शहबाज सरवर को लाइन पे लेंगे, उससे पूछेंगे कि वहां पे सैलाब के बाद की क्या तबाहकारियां क्या, सैलाब के बाद लोग वहां पे क्या मुतालबात कर रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। साडा बहुत ज्यादा नुकसान है, अरबां ते रुपइयां दा नुकसान है। गवर्नमेंट ने सानू कोई सहूलत नहीं दी। गवर्नमेंट साडे कोल आई है जदों साडे कोल पानी नहीं आ, जदों गवर्नमेंट पानी चला सानू यहाँ दे निकलो, साडा माल मैशी जेड़ा है वो बहुत तबाह हो रही है। देखो वेखो आ माल देखो, माल साडा जेड़ा है सारा भुखा मर रही है, कोई सानू चारा चूरा नहीं। उल्टा आके गवर्नमेंट ते बस हुण पक्की ते आई ते 2 सेल्फियां बनाइया, फोटो बनाए। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 8-9 ਕਿੱਲੇ ਫਸਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਢ ਗਈ। ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਾਨੀ है। किसी किस्म का कोई हमें वोट या ले भी किसी किस्म का कोई फायदा नहीं किया। ये तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। थोड़ी सी बची है इसलिए बैठे हैं कि ये इसकी हिफाजत के लिए बैठे हैं। खुद कह रहे हैं हुकूमत की कोई चीज नहीं मिली, क्रेन है ये जो कुछ भी आया है असि खुद ही अपने मतलब कि जब जेबू पैसे ला के इन्होंने बन लगाए। सारी आबादी केड़ी सारी फसल है ना वो मौजे ठाड़ है ते सब केड़ा घर दा खर्चा है या अगली फसल दा खर्चा है, इस फसल दा ला दिता। असि 7 साल पिछा हट गए, आधे सिर ते बैठे हैं। 8,000 रुपया एक घंटे का है, हिसाब ला लो दिहाड़ी का कितना। पहली बात है कि पहले आपने बन पाया था दरिया पर, वो बन ज्यादा अपने पैसों से पाया था। 8 से 1000 रुपया किराया लेते थे वो 1 घंटे का। वो बन टूट गया, अब ना हम बन बोर्ड पर पाया, ये बन है पिछले इलाके में, पिछले इलाके। हाँ जी, वो बन टूट गया, अगे फिर असि आया पाया बन इन्नी असि 8,000 रुपया घंटे दिता है उन्होंने। ते वेख लो तुसी, ये भी असि अपने आपके पैसा ना पुराना है, जमीन ही आदे पैसा कुछ करानी असी। कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं थे साढ़े को, कोई कुछ नहीं होया। जेड़ा उन्हें महकमा भेजा है ना, अल्लाह को भी फोन करके आते हैं हाँ भाई फलाने बंदे इतने बंदा रोटी सानू भेज दो तुसी। अच्छा, और रोटी भी साढ़े पल्लू खा रहे हैं। कोई नहीं आई तो सिवा कोई बंदा ही नहीं वेखा। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुसी साढ़े को पहुंचे नहीं। अपनी मदद आपके तहत जो भी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो हमारा सामान पड़ा है वो तो खत्म हो गया अंदर, जो निकाल लिया वो निकाल लिया। जो भैंसे या गायें थी वो हम दूसरे जगह शिफ्ट की। नुकसान बड़े हो गए,
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟ ਗਈ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ आज भाई फसल हो सी ठेके दिशा है आधे बच्चों की शादियां करसा है। जी देखा आपने जिला भावलनगर की आवाम जो है वो किस तरीके से अपने दुख जो बयान कर रही थी। उन्होंने कहा जी हमारी फसलें जो है वो पानी में बह गई, हमारे जानवर बह गए, हमारा जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म होगी, बच्चों की शादी करनी है, हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम कई साल पीछे चले गए हैं लेकिन हमारा पुरसानी हाल कोई नहीं है। इस वक्त भावलनगर जिला की सूरत पे बात करने के लिए कि सैलाब के बाद की सूरत क्या है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे वहां से भावलनगर से रिपोर्टर शहबाज सरवर जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या सिचुएशन है इस वक्त? सैलाब तो चला गया लेकिन सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि जिला भावलनगर के अंदर क्या सूरत हाल है? जी सर बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त जो सैलाब के सूरत हाल के हवाले से सूरत हाल ये है सर कि तमाम जितने भी जो मुतअद्दिद वादे में लोग जो थे नकल मकानी जो कर चुके थे, पर उनके पास जो रहाइश के लिए जो जगह रहती है वो इस वक्त खुले आसमान के नीचे तले खड़े और सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं सर। उसके बाद अलावा पता चला है कि जो इंतजामिया जिन लोगों के पास नहीं पहुंच सकी उनकी जो मुताबिक जो मकानात जो है वो भी गिर चुके हैं, उनके पास खाना तक जो है मुहैया नहीं हो रहा। और सर जी इसके साथ बताते चले कि वो जो लोग सैलाबी सूरत हाल में जो फंसे हुए हैं उनके अभी तक वो अपने घरों से नकल मकानी उन्होंने भी नहीं की, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम यहाँ से घर छोड़कर जाते हैं तो यहाँ पर जो डाकू जो है वो भी अब हमारे घरों पर जो है डाका मारने शुरू कर दिया। और इनका कहना है कि पहले भी हम लुट चुके हैं, अब दोबारा थोड़ा बहुत बचा कुचा जो मकान जो है वो भी जो हमारे जो वो गिर चुके हैं, जो सामान जो बचा हुआ है वो कोई जो डाकू जो है वो भी अब मुताबिक हो चुके हैं कि वो डाका मारने लग चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम इंतजामिया हमारे पास खाना मुहैया करें तो इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी हमें मुहैया करें, क्योंकि हम बहुत अजियत में फंसे हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास रेस्क्यू 112 के अलावा और किसी भी इंतजामिया ने हमारी हेल्प नहीं की, क्योंकि मुतअद्दिद पहला सैलाब जो आया था उसमें इनके साथ कोई हेल्प नहीं की गई। जो दूसरा सैलाब, तीसरा, चौथा सैलाब में जब इनकी तरफ आया तो सर इनकी जो इंतहाई जो है नुकसान, हजारों एकड़ पर लगी फसलें जो है वो भी तबाह हो चुकी है, जमीन जो मकान जो है जमीन बहुत हो चुके हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे साथ इंतजामिया का जो है भरपूर तावन नहीं है। अच्छा शहबाज, ये इंतजामिया का तो तावन नहीं है, जिस तरह जिला कसूर से हमारे दोस्तों ने बताया कि वहां पे फलाही और समाजी तंजीमें जो हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों की इमदाद की। क्या भावलनगर जिले के अंदर ऐसी सूरत नहीं है कि वहां पे फलाही तंजीमों और ऐसी समाजी तंजीमें जो है वो आई हो, उन्होंने इनकी मदद की हो? सर यहाँ पर मुस्लिम लीग की जानिब से यहाँ पर एक जमात है सर, वो भरपूर तरीके से यानी साथ दे रहे हैं। उनका एक नुमाइंदा जो है जहाँ पर मकानात डूब चुके हैं वो अपने तहत वहां पर पहुंच कर उन्हें खाना मुहैया कर रहे हैं। और उनके जो उनके कारकुनान है सर वो तकरीबन मुसलसल यानी कि इस काम में हिस्सा लेते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर वाले जो हैं, जो प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अपना यानी कि मेडिकल यानी कि वहां पर कैंप लगा रखे हैं और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम को सहूलियत फराहम करने के लिए। सर यहाँ पर जो जमातें जो है वो तो मुतहर्रिक हैं, पर जो इंतजामिया जो है वो सर सिर्फ फोटो सेशन का हद तक यानी मुतहर्रिक है। उसके अलावा सब कोई जिससे भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे पास कोई भी इंतजामिया का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। शहबाज सरवर साहब, इस वक्त जो अवाम है उनका मुतालबा क्या है, क्या हुकूमत से वो क्या चाह रहे हैं? सर इनका मुतालबा ये है कि हमारे जो मुतलका जो इंतजामिया जो है वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, लिहाजा इनका वो यही कहता नजर आया कि मोहसिन नकवी साहब जो आए थे, यानी कि उनका कहना है कि मोहसिन नकवी साहब खुद आए, आकर हमारे तरफ तवज्जो करे, हमारे सूरत हाल देखें, जो हमारे नुकसानात हुए हैं वो तो मुकम्मल पूरा नहीं, उससे कम अज कम उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि उनके कुछ कमी आ सके उनके नुकसानात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज सरवर साहब। देखा जी आपने, हमने जो ये आफत ज़दा उन्होंने कहा जी इन इलाकों को करार दिया जाए जिसमें सैलाब आया, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बताया कि वहां पे हजारों एकड़ रकबा जो है उसमें जेर आब आ चुका है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, मकान लोगों के गिर चुके हैं, दर्जनों देहात जो है वो जो है इसमें तबाह हो गए हैं। लोग नकल मकानी कर चुके हैं, कुछ लोग नकल मकानी इस वजह से नहीं कर रही। भावलनगर में जिस तरह उन्होंने बताया कि वहां पे लोग वारदातें उनके घरों में जो बचा है उनका फर्नीचर जो है कोई चीज ऐसी वो भी लूट लेते हैं। तो वहां पे कोई उनको खुराक की किल्लत है, वहां पे मेडिसिन की किल्लत है और वहां पे चारे की जो जानवर है उनके लिए किल्लत है। लेकिन इतना चारा, इतने, क्योंकि वहां पे लोगों का दरिया के ऊपर जो जितने भी लोग
वहां पे आबाद हैं, उनका ज्यादातर दारोमदार ही ज़राअत और माल मवेशी है। अब जिस तरह हमारे यहाँ पे स्टूडियो में मेहमान आए, उन्होंने कहा जी वहां पे रेशियो ये है कि अगर 100 की तादाद में लोग हैं तो 1000 जो है वहां पे जानवर है, इतनी तादाद वो ज्यादा है वहां पे जानवरों की। तो अब इतना चारा भी पहुंचाना नामुमकिन है, वहां पे ये नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मेरा एक मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि ये जो है कोई पहला सैलाब नहीं आया, सैलाब आते रहते हैं। इंडिया की तरफ से ये आबी जारियत जारी रहती है, कभी पानी कम करके हमें खुश्कसाली जो है उसका सामना करना पड़ता है, तो कभी जो है सैलाब की सूरत में हमें सैलाब की सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे डैम जो है वो भी बनाए जाते तो शायद ये सैलाब की तबाहकारियां या खुश्कसाली का सामना जो करना पड़ता है इसमें कमी आ जाती है, और हमारा जो लाखों एकड़ रकबा बंजर पड़ा है वो भी आबाद हो जाता। और इस तरह से जिस तरह लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, लोग जो है वो एक एक जो है वक्त के खाने से वो है जो है बेचारे तरस रहे हैं। जिस तरह बताया गया हमें कि वो जो बादशाह थे वो बेचारे इस वक्त जो है भीख मांगने पे मजबूर है। वहां पे सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि 200 एकड़ पे एक बंदे की ज़राअत थी, वो ज़रई रकबा था, उसके माल मवेशी थी, और वो बेचारा लाइन में लग के जो है वो एक वक्त की रोटी के लिए लाइन में लगा हुआ था। मेरे ख्याल में ये बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक कहानी है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और हुकूमत जो है इस इलाकों को, जितने भी ये इलाके 3 अजला या और जो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब है, इन एरिया को आफतज़दा करार देके उन लोगों की इमदाद किसी न किसी तरीके से बिला सूद, बेशक वो वैसे नहीं कर सकते तो बिला सूद कर्जे जो है उनको फराहम किए जाए ताकि वो अपने दोबारा से जिंदगी जो है उसका आगाज कर सके, दोबारा अपनी फसलें जो है वो वहां पे बो सके, दोबारा से अपने जानवरों को वहां पे ले जाए, दोबारा अपने घर बना सके। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। मुआशी हालात अपनी तरफ, लेकिन उन बेचारों का भी कसूर कोई नहीं है, उनकी भी रियासत जो है माँ जैसी होती है, रियासत ने ही देखना होता है। तो मेरे ख्याल हुकूमत को चाहिए कि लोगों को इमदाद करें, लोगों की, और आफतज़दा इस इलाकों को करार दें, और छोटे छोटे डैम जो है वो जरूर बनाए ताकि दोबारा जो है ऐसी सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेजबान इजाज लोगों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।